हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसबीएम फोकस यूपीएससी। आज के 4 अगस्त के एपिसोड में हम आपके स्क्रीन पे दिए गए 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, एंटी डिफेक्शन लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट डायरेक्शन को समझने से पहले एंटी डिफेक्शन लॉ के हिस्टोरिकल और लीगल बैकग्राउंड को समझते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में आया राम गया राम कल्चर काफ़ी पुराना है। इसका ओरिजिन 1960s में हुआ था, जब हरियाणा के एक एमएलए गया लाल ने 1967 में एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बैकड्रॉप में एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 के 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। इस अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, जो डिफेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस डिफाइन करता है। साथ ही आर्टिकल 102 क्लॉज 2 को एमपीज के लिए और आर्टिकल 191 क्लॉज 2 को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल के मेंबर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। अब समझते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस क्या होती है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस देखें तो पहला केस होता है जब किसी पार्टी के मेंबर वॉलंटरीली अपने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हैं या लेजिस्लेचर में पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट करते हैं या वोट नहीं करते। दूसरी सिचुएशन होती है जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके साथ ही तीसरा केस बनता है नॉमिनेटेड एमपीज के लिए। अगर वो अपनी नॉमिनेशन के 6 मंथ्स के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के केस में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन के पास ये पावर होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डिसीजन के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। इस लीगल एम्बिग्विटी के कॉन्टेक्स्ट पे लैंडमार्क जजमेंट्स का जिक्र करना जरूरी है कि हो तो होलोहान वर्सेस जाचिलू केस 1992। इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि स्पीकर के डिसीजंस को जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन किया जा सकता है। यानी अगर स्पीकर का डिसीजन बायस्ड, आर्बिट्रेरी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसी लीगल फ्रेमवर्क का एक और स्पेसिफिक एक्सेप्शन भी है जिसे समझना जरूरी है, दैट इज मर्जर प्रोविजंस। अगर किसी पार्टी के 2/3 लेजिस्लेटर्स किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करने के फेवर में है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाते, ना वो जो मर्ज करते हैं और ना वो जो ओरिजिनल पार्टी के साथ बने रहते हैं। ये लॉ बनाने का पर्पस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, लेकिन कुछ मेजर क्रिटिसिज्म्स भी टाइम के साथ सामने आए हैं। सबसे पहला, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का लॉस। पार्टी विप के यूज से मेंबर्स को पार्टी हाईकमान के डायरेक्शंस में वोट करना पड़ता है, चाहे उनके पर्सनल व्यूज कुछ भी हो। दूसरा इशू है मर्जर प्रोविजंस का फ्रीक्वेंट मिसयूज होना, जहां पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए लूप होल्स का यूज किया जाता है। तीसरा, स्पीकर या चेयरमैन की डिस्क्रेशनरी पावर। इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को डिफेक्शन केसेस हैंडल करने के लिए काफ़ी डिस्क्रेशन मिलता है, जिसका मिसयूज भी होता है, जैसे डिसीजंस को डिले करना। और चौथा इशू है ट्रांसपेरेंसी का। पार्टी विप्स के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी कमी होती है, जिससे केस और कॉम्प्लेक्स बन जाता है और डिलेज और बायस का स्कोप बढ़ जाता है। इसी बैकड्रॉप में एक और इम्पॉर्टेंट केस आता है, केशव मेघाचंद्र केस 2020। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रूल किया था कि स्पीकर्स को डिफेक्शन केसेस पर 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना चाहिए, अनलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो। इसके अलावा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी सेकंड एआरसी ने भी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी थी कि डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन स्पीकर के बजाय प्रेसिडेंट या गवर्नर ले, इलेक्शन कमीशन के एडवाइस के बेसिस पर। अब इस पूरी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट के बाद चलिए देखते हैं रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जो नवंबर 2023 में हुए थे, उसके बाद कुछ एमएलएस जो बीआरएस पार्टी के टिकट्स पर इलेक्ट हुए थे, उन्होंने एलिजिडली मार्च-अप्रैल 2024 में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इनके खिलाफ 10th शेड्यूल के तहत डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस स्पीकर को फाइल की गई थी, लेकिन स्पीकर ने कई महीनों तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसी इशू को लेकर 2025 के पड़ी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने केशव मेघाचंद्र सिंह जजमेंट को रीअफर्म करते हुए स्पीकर को डायरेक्ट किया कि 3 महीने के अंदर पेंडिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस का डिसीजन दिया जाए। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन।
लेकिन मिशन के रिसेंट अपडेट्स पर आने से पहले चलिए समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। क्रिटिकल मिनरल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, ईवी बैटरीज और ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे एसेंशियल मॉडर्न टेक के बैकबोन हैं। इन्हें क्रिटिकल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहला, ये क्रिटिकल एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी के ट्रांजिशन में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, और दूसरा रीज़न है इनकी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस काफ़ी फ्रीक्वेंट होती हैं, स्पेशली अगर डिपेंडेंसी चाइना जैसे कंट्रीज़ पर हो। अब हर कंट्री अपने स्ट्रेटेजिक नीड्स के बेसिस पर क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट तय करती है। फॉर इंस्टेंस यूएस ने 50 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स डिक्लेयर किया है, जापान ने 31 मिनरल्स को, उसी तरह इंडिया ने 30 मिनरल्स को अब तक क्रिटिकल कैटेगरी में लिस्ट किया है। इसी स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन अप्रूव किया है। इस मिशन का टोटल आउटले 34,300 करोड़ का है, जो 7 साल यानी 2024-25 से 2030-31 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस मिशन के लिए 16,300 करोड़ बजटरी एलोकेशन से आएंगे, जबकि 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी CPSCUs के थ्रू होगा। इस मिशन का एम बहुत ही फोकस्ड है। पहला, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स के लिए। दूसरा है इंडिया के क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए मिनरल सप्लाई चेन्स सिक्योर करना। तीसरा है इंडिया की प्रेजेंस को ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल मार्केट में स्ट्रेंथन करना। और चौथा, 400 किलो टन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकलिंग के जरिए रिकवर करना। इसके साथ ही इंडिया ने 4 मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स एस्टैब्लिश करने का भी फैसला किया है। अब अगर रिसेंट अपडेट की बात करें तो गवर्नमेंट ने 7 इंस्टीट्यूशंस, जिसमें 4 IITs भी शामिल हैं, उनको सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यानी COEs के रूप में रिकग्नाइज किया है। ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इंडिया के क्रिटिकल मिनरल सेल्फ सफिशिएंसी स्ट्रैटेजी को टेक्निकल और R&D सपोर्ट देंगे। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी टॉपिक की तरफ, इंडिया की इकोनॉमी का हेल्थ स्टेटस। इस सेगमेंट को समझने से पहले एक रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट को ब्रीफली देखते हैं, जिसके बाद ये इशू और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ्स इंपोज करने का अनाउंसमेंट किया और रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने पर पेनल्टीज भी लगाई। उन्होंने ये भी रिमार्क किया रिसेंटली कि इंडिया की इकोनॉमी डेड या स्टैग्नेंट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है कि हम इंडिया की एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेसिस पर एनालिसिस करें। एक्चुअल डेटा देखा जाए तो इंडिया इज करेंटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। IMF के अप्रैल 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक इंडिया ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। परचेजिंग पावर पैरिटी या PPP के बेसिस पर तो इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी हुई है। 2025 में इंडिया का प्रोजेक्टेड GDP $4,187 बिलियन है, यानी मोर देन $4 ट्रिलियन। लेकिन कुछ की कंसर्न्स भी हैं जो हाईलाइट करना ज़रूरी है। सबसे पहला है कि एब्सोल्यूट साइज के बावजूद इंडिया अभी भी US GDP का सिर्फ 13.7% है। दूसरा ये कि इंडिया का पर कैपिटा GDP काफ़ी लो है, $2,914 in 2025 compared to the US's $76,399। इस वजह से इंडिया लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। अगर पर कैपिटा इनकम का बेसिस पर इंडिया की रैंक देखी जाए तो इट इज़ अराउंड 143 आउट ऑफ 192 कंट्रीज़। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भी इंडिया का रैंक 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स में भी अभी भी मेजर चैलेंजेस बाकी हैं, जैसे पुअर एयर क्वालिटी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन और लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और फाइनली अगर इनकम डिस्पैरिटी यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखा जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट बन सकती है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अब आखिरी टॉपिक 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। फिल्म और कल्चर से जुड़े टॉपिक UPSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन प्रीलिम्स एंड GS पेपर 1। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, जो 2023 में सर्टिफाई हुए फिल्म्स के लिए दिए जा रहे हैं। इस बार बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को, जो विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्शन किया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार शेयर किया जाएगा, शाहरुख खान को जवान के लिए मिला और विक्रांत मासे को 12th फेल के लिए। दोनों के लिए ये पहला नेशनल अवार्ड है।
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला है फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और ये भी उनका पहला नेशनल अवार्ड है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।